अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स और उसमें सैम्पल प्रॉब्लम हैं और इसके अलावा क्यूब चेक्स में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं, वो हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ट्रिक देना चाहूँगा कि वो जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो जो क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करने के लिए पहले क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो सारी की सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो कि हमें रिक्वायर्ड है वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो मैं आज प्रोवाइड करूँगा आपको। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन केस कि अगर आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस या प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं भी हैं, तब भी कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाए या फिर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके पास हों, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बुक वाले मेथड्स होंगे, कुछ डिफरेंट मेथड्स होंगे जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊँगा। लेकिन ये कि इंशाल्लाह आपके लिए यूज़फुल रहेंगे, तो गौर से बेटा समझिएगा। जी, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाए हैं जिसमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ मोल्स डिस्कस करेंगे और नंबर ऑफ़ मोल्स में हम बताएंगे कि किस तरह हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्टेटमेंट में मास गिवन हो, अगर बेटा ये इम्पोर्टेंट बात है, अगर स्टेटमेंट के अंदर मास गिवन हो और जिस चीज़ के नंबर ऑफ़ मोल्स पूछे गए हैं उसका केमिकल फार्मूला गिवन हो, तो फिर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। जो मास गिवन होगा वो डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि केमिकल फार्मूला दिया गया होगा या एटम की सिंबल दी गई होगी या कोई भी सब्सटेंस का नाम बताया गया होगा, तो उसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे और उस पे डिवाइड कर देंगे, मास ओवर मोलर मास। इसकी एग्जांपल्स आगे काफ़ी आपको न्यूमेरिकल्स में मिल जाएंगी। उसके बाद सेकंड नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है, लेकिन अगर स्टेटमेंट के अंदर मास गिवन ना हो फिर भी आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। फिर किस तरह करेंगे? अगर मास गिवन नहीं तो उसमें वॉल्यूम कोई ना कोई गिवन होगा। वो जो वॉल्यूम उस गैस का गिवन होगा वो डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो क्या है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आगे मिल जाएगी, उस पर डिवाइड कर देना है। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और अगर ना मास गिवन हो स्टेटमेंट के अंदर और ना ही वॉल्यूम गिवन हो लेकिन फिर भी नंबर ऑफ मोल्स वो पूछ रहे हैं, तो फिर तीसरी कैटेगरी हमारे पास वो आ जाती है कि आप उसमें कंसंट्रेशन लाजमी गिवन होगी, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम। अगर कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है तो आपने कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देना वॉल्यूम के साथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो ये भी बेटा नंबर ऑफ मोल्स आइडेंटिफाई करने का डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला है। तो ये तीन फार्मूले नंबर ऑफ मोल्स की डिटर्मिनेशन के जो आपने याद करने। जी, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर वो पूछता है कि नंबर ऑफ मोल्स नहीं फाइंड करने बल्कि नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अगर फाइंड करने तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? उसके लिए सादा तरीन फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स को या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको स्मॉल एन से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। और एवोगैड्रोज नंबर का आपको पता होगा कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। और जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोज नंबर के साथ। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो नंबर ऑफ मोल्स देकर पूछेगा कि इसके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करो, तो आप नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रोज नंबर के साथ। अगर वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं देता बल्कि वो क्या कहता है कि आप ये मैस है सब्सटेंस का, इसके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करो या कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वो कह रहा है, तो आपने क्या करना है, पहले उसमें मैस जो गिवन होगा वो मैस को मोलर मैस पे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है कि मैस ओवर मोलर मैस से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोज के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते दो स्टेप के अंदर तो फिर सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। वो कैसे कि आप एक ही फॉर्मूला लगाएं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो इससे आप नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं।
अब इसमें एक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वो क्या है, इफ़ वी हैव टू डिटरमिन नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। अगर आप डिटरमिन ऐसे करना चाहते हैं कि भी क्वेश्चन की नेचर ये हो कि वो मॉलिक्यूल्स से एटम को आइडेंटिफाई करने का पूछे, मतलब एक बड़ी सब्सटेंस है जैसे कि मॉलिक्यूल है, वाटर में से वो पूछता है कि हाइड्रोजन के एटम फाइंड करो, तो हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना होगा। और 2 क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, एक मॉलिक्यूल में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स। अगर वो पूछे कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं और किससे, मॉलिक्यूल्स में से, तो तब आप मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम हैं वो, और जितने मॉलिक्यूल्स आप फाइंड करेंगे उसमें से नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, तो फिर आप उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा उसके साथ। जिस तरह के एक सादा सी एग्जांपल दूं कि अगर वो कहता है कि हमारे पास एक आम की कीमत 10 रुपये है, तो 12 आमों की कीमत कितनी होगी, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10। इस तरह सिंपल सी बात है कि अगर वो पूछेगा कि नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूल फाइंड करो, तो एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है वो, और जितने मॉलिक्यूल्स आप फाइंड करोगे पहले उसको मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी भी करवाना होगा। यानी पहला स्टेप हमारा यही होगा कि अगर वो नंबर ऑफ एटम्स भी पूछ रहा है मॉलिक्यूल्स में से, पहले उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करो, फिर उसके साथ अगर एक मॉलिक्यूल में जितने एटम है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसकी एग्जांपल भी आगे आपको मिल जाएगी। उसमें होगा ये कि अगर वो नंबर ऑफ एटम्स पूछना चाह रहा है फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स, आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अगर इतना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जस्ट आप इतना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये जो मैं इन सर्कल, सिर्फ इतना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ही है। लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं एटॉमिसिटी के साथ, तो तब ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम दी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम दी मॉलिक्यूल्स। तो ये इस तरह बेटा करना है। तो ये एक आसान सा ट्रिक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आ जाता है जी मोलर मैसेस का, कि मोलर मैस क्या होता है। मोलर मैस आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में मौजूद जितने एटम्स हैं, सब एटम्स के एटॉमिक मैसेस का सम होता है। द सम ऑफ एटॉमिक मैसेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोलर मैस। तो ये मोलर मैस की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी बुक में से। लेकिन ये कि इसके पीछे ट्रिक क्या है। फॉर एन एटम एटॉमिक मैस विल बी अ मोलर मैस। मोलर मैस एक जनरल टर्म है। जिस तरह के आप देखें कि डिफरेंट कास्ट सिस्टम है हमारे पास, तो कास्ट में अगर एक कास्ट है भट्ट साहब या मलक साहब, तो उसमें मौजूद सारे मेंबर्स ही कवर हो जाते हैं जो उस कास्ट के मेंबर्स होते हैं। तो इसमें यह कि मोलर मैस के अंदर एक एटम का एटॉमिक मैस विल बी अ मोलर मैस, एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस विल बी मोलर मैस, एक फार्मूला यूनिट का फार्मूला मैस विल बी अ मोलर मैस। तो इस तरह मोलर मैस एक जनरल टर्म है। फॉर एन एटम एटॉमिक मैस विल बी अ मोलर मैस, फॉर मॉलिक्यूल सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के लिए जो मोलर मैस है वो क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मैसेज, उसमें मौजूद जितने एटम है सबका एटॉमिक मैस सम करेंगे तो वो हमारे पास जो आएगा वो मोलर मैस होगा। अब ये कि कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मैसेज जो कि इस पूरे चैप्टर में आपके लिए याद करना बहुत ज़रूरी है, वो मैंने लिख दिए हैं। ये आपने याद करने एज इट इज़ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 है, ऑक्सीजन का 16, कैल्शियम का 40, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, लिथियम का 7, मैग्नीज का 55, पोटेशियम का 39, फॉस्फोरस का 31, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, कार्बन का 12। और इन सब का यूनिट AMU है, क्योंकि दीज ऑल आर रिलेटिव एटॉमिक मैसेज। ये सारे के सारे रिलेटिव एटॉमिक मैसेज हैं जो कि हमने यूज़ करने हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। और इस तरह एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जिस तरह के वाटर है, वाटर का मोलर मैस निकालना है, तो इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, तो इधर 2 एटम है तो 2 बन जाएगा। और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 + 16 ओवरऑल कितना, 18 AMU ये मोलर मैस आएगा वाटर का। तो इस तरह आप सबके मोलर मैसेज फाइंड कर सकते हैं जी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो जी ट्रिक्स फॉर स्टोइक्योमेट्री कैलकुलेशंस। ये आ गया अब हमारा मेन काम।
कि स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस इसमें आगे जाकर आपको पढ़नी होंगी कि स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस क्या है। अब मेरा मशवरा ये है कि यहाँ पर वीडियो पॉज करें और आगे जाके पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखें जो कि वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। वो प्रॉब्लम्स देखने के बाद फिर इसको वीडियो को देखें, तो फिर आपके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी, क्योंकि अभी तक आपने एग्जांपल्स देखी नहीं। अभी आप देखेंगे कि तो आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगी ये वीडियो और आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले मेरा मशवरा ये है कि पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद से स्टार्ट करें। जी, तो ट्रिक्स फॉर स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज़ अ की पॉइंट। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस के लिए जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो हमारे पास सबसे बड़ा हिंट है। अगर आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो आप लेफ्ट साइड में मौजूद रिएक्टेंट्स जो हैं वो राइट साइड में मौजूद जो प्रोडक्ट्स हैं, इन चारों में से दोनों में से जितने भी रिएक्टेंट्स हों, जितने भी प्रोडक्ट्स हों, आप कुछ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए, या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे रिएक्टेंट्स में चेंज है, उसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं आई। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ की पॉइंट। अब हमारे पास डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस के। वो क्या है? मोल टू मोल रिलेशनशिप। अब मोल टू मोल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि लेट्स से कि एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट हैं और सी और डी प्रोडक्ट बना देते हैं। अब हमारे पास वो कहता है कि ए के नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, बताओ बी के कितने होंगे, हम फाइंड कर सकते हैं। वो कहता है कि ए के नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, बताओ सी के कितने होंगे, हम बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। और इसके लिए हम अप्लाई करेंगे बाय कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन करेंगे कि इतने मोल्स के लिए ये कितने मोल्स यूटिलाइज होंगे या प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद इफ़ वन, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी मैंने वर्बली चीज़ें बयान करनी है आपको। बाकी ये कि ये मैंने रिटन फॉर्म में दिया आपको पहले रिएक्शन का मोल टू मोल रिलेशनशिप का। इफ़ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स मोल्स आर गिवन, मतलब रिएक्टेंट में से किसी एक के अगर मोल्स गिवन है, वी कैन डिटरमिन द मोल्स ऑफ अदर रिएक्टेंट्स। किसी दूसरे रिएक्टेंट का मोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रोडक्ट के मोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम इक्वेशन। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के नंबर ऑफ मोल्स को कंपैरिजन करते हुए। उसके बाद वो कहते हैं जी मैस टू मोल रिलेशनशिप। अगर हमारे पास कोई मैस गिवन है तो मोल किस तरह फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से कि वो कहता है ए और बी एक रिएक्टेंट्स है, वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सी और डी। ये सी है, वो कहता है कि ए का मैस उसने दिया हुआ है, सी के मोल जो हैं वो डिटर्मिनेशन करने, किसके, सी जो प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। आपने क्या करना है, मैस को पहले नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करना है। किस तरीके से? वही नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर, मैस वाला फॉर्मूला। मैस से नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स को अब कंपेयर करके इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे सी के। अब नंबर ऑफ मोल्स जब आ जाएंगे तो यही तो वो पूछ रहा है कि मैस से मोल फाइंड करना। इसका मैस था, मैस को नंबर ऑफ मोल्स के कंपेरिजन करके उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। उसके बाद मैस टू मैस रिलेशनशिप। मैस टू मैस रिलेशनशिप क्या होगा कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट्स में से किसी का मैस गिवन है तो प्रोडक्ट्स में किसी का मैस फाइंड करना है। याद रखिएगा कभी भी आप कंपैरिजन में मैस को दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मैस के साथ कंपेयर नहीं करवा सकते। कंपैरिजन कौन सी चीज़ होगी, ओनली नंबर ऑफ मोल्स। आप नंबर ऑफ मोल सिर्फ कंपेयर करवा सकते हैं, मैस, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, बाकी कुछ कंपेयर नहीं करवा सकते जी। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर कंपैरिजन करवाना है तो मैस है हमारे पास, मैस को पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया, फिर नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट करके यानी हम किधर ले गए, सी के नंबर ऑफ मोल्स कंपेयर करवा के मालूम किए। अब नंबर ऑफ मोल सी के आ गए तो नंबर ऑफ मोल से हम मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये मैस कैलकुलेट करेंगे। तो इतनी सी बात है। उसके बाद मोल से वॉल्यूम। अब मोल से वॉल्यूम निकालने तो एक के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है, मोल से इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए और मोल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वॉल्यूम में। वही फॉर्मूला हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। उसके बाद वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर रिएक्टेंट्स में वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के सी के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इस नंबर ऑफ मोल्स को दोबारा वॉल्यूम में। तो इस तरह हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन में एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रहते हुए कोई भी चीज़ डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन ये कि हमारे पास जो मेन हब है, मेन टनल है, जिसके थ्रू हमने कंपेयर करवा कर दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, दिस इज़ दी ओनली नंबर ऑफ मोल्स।
आपको नंबर ऑफ़ मोल्स कंपैरिजन के साथ निकालने आने चाहिए, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में या सैम्पल प्रॉब्लम्स में। जी, थैंक यू सो मच बेटा। ये ट्रिक्स जो हैं अपने ज़हन में रखिएगा, इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।